ये हमने लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये हमने पॉइजन्स रेशियो की कल बात कर ली थी। ये दो डिस्कशन हमने कल कर ली थी। दीज टू डिस्कशन आई हैव डन यस्टरडे। सो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। सो इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन variation for concrete. So stress strain variation for concrete. So in today's class we'll be talking about stress stress variation. आज हम बात करेंगे पॉइजन्स रेशियो। बेटा कल वाली क्लास देखो, करवा भी रखा है ये। क्या नशे में रहते हो क्या? ये लिखा हुआ लास्ट में। और ये कल कराया ये चीज और कोइंसिडेंटली मैंने उसी में कंटिन्यूएशन में लिख लिया। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ये। जब आते हो क्लास में पढ़ के तो आया करो, देखा तो करो क्या कराया हुआ है। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन के ऊपर। पता नहीं भैया क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन फॉर कंक्रीट। अब स्ट्रेस स्ट्रेन की वेरिएशन क्या होती है कंक्रीट के अंदर, उसकी डिस्कशन करेंगे। दैट डिस्कशन विल बी कैरिड आउट। तो पहले मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना देता हूँ, आपको सारी वेरिएशन समझा देता हूँ। आई विल एक्सप्लेन द एंटायर वेरिएशन, फिर सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन कर देंगे। ऑल द पॉइंट्स कैन बी जॉटेड डाउन लेटर ऑन। तो पहले तो कर्व बनाए, कर्व बना के सारी वेरिएशन को समझने की कोशिश करें। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर वेरिएशन। तो स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन। सो स्ट्रेस स्ट्रेन, चलिए देखिए क्या वेरिएशन है हमारी। कोशिश कर रहा हूँ बन जाए कर्व। ठीक है, बन गया। तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर्वेचर है, उसको इग्नोर करना। so, थोड़ा बहुत कर्वेचर इधर उधर है, इग्नोर इट। चलो देखते हैं वेरिएशन एक एक करके समझते हैं। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है हमारा कंक्रीट का अंडर यूनिएक्सियल कंप्रेशन इज समवॉट लीनियर इन दी वेरी अर्ली फेज। अर्ली फेज की बात करोगे ये लीनियर निकल के आता है। तो फॉर द इनिशियल रीजन इट कम्स आउट टू बी लीनियर। तो अर्ली फेज में ये लीनियर निकल के आ रहा होता है। तो वो लीनियर मैंने हाईलाइट करके दिखाया है आपको, आई हैव हाईलाइटेड इट। तो उसको डार्क कर दिया मैंने कि इनिशियल फेज में तो क्या होती है, लीनियर होती है। इसकी नॉन लीनियरिटी कब स्टार्ट होती है? इसकी नॉन लीनियरिटी तब स्टार्ट होती है जब स्ट्रेस का लेवल कहां पहुंच जाए, 1/3 to 1/2 ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो इसमें नॉन लीनियरिटी तब स्टार्ट हो जाती है जब स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, अप्रोक्सीमेटली 50% या अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेस के 50% स्ट्रेस से लेके 33% स्ट्रेस की वैल्यू पे हम पहुंच जाएं तो नॉन लीनियरिटी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, the maximum stress is reached at a strain which is approximately 0.002। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन अटेन होता है वो कहां पर अटेन होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस जो अटेन होता है वो कहां पर अटेन होता है? जब हमारे स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आ जाए 0.002। इसको मार्क करके दे देता हूँ। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस इज अटेन्ड, ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन बनानी थी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है स्ट्रेस की, स्ट्रेट लाइन नहीं है, नहीं, थोड़ा सा ऊपर से, और थोड़ा सा ऊपर से। अब ठीक है, नाउ इट इज फाइन। जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है स्ट्रेस की, तो ये हमारा है सिग्मा मैक्स। जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है स्ट्रेस की वो निकल के आती है एट अ स्ट्रेन ऑफ 0.002। तो पहली जानकारी क्या दी, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारे कंक्रीट की, ये इनिशियल पोर्शन में लीनियर होती है। नॉन लीनियरिटी कब से स्टार्ट होती है? जब स्ट्रेस की वैल्यू कितनी पहुंच जाए, स्ट्रेस की वैल्यू 50% से लेकर 33% ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंच जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। तो ये वाला पोर्शन लीनियर है, इसके बाद वाला पोर्शन नॉन लीनियर है। तो जहां से नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हुई, जहां से नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हुई वहां पे हमारे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी थी? तो जहां पर नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हुई वहां पे हमारे स्ट्रेस की वैल्यू थी
there the value of the stress was 1/2 to 1/3 times of sigma max. तो जब स्ट्रेस की वैल्यू 1/2 या 1/3 टाइम्स ऑफ सिग्मा मैक्स होता है, हमारी नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम स्ट्रेस तब पहुंचता है कंक्रीट में जब स्ट्रेन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कहां पर आ जाए, 0.002 पे आ जाए। जो मर्जी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो, वॉट एवर इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फेलियर पे स्ट्रेन निकल के आता है 0.003 से लेके 0.005। मैं कह रहा हूं जो मर्जी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो, फेलियर पे स्ट्रेन निकल के आता है 0.003 से लेके 0.005। ये सारे ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। तो फेलियर पे यानी जब इसका फ्रैक्चर हो जाता है, वहां पे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी मिलती है, 0.003 से लेके 0.005। तो ये मार्क भी कर देता हूँ, सो दिस कैन ऑल्सो बी मार्क्ड। सो लेट अस सपोज ये हमारा 0.003 है, आगे कहीं पे 0.005 है। क्लियर है चीज? तो सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ऑल दीज आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज इन डायरेक्ट कंप्रेशन। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें कंप्रेशन में चल रही हैं, ऑल दी पॉइंट्स आर, सारी चीजें कंप्रेशन के अंदर चल रही हैं, ऑल दी पॉइंट्स आर वैलिड फॉर कंप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हायर इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टीपर इज द इनिशियल पोर्शन ऑफ द कर्व। जितनी ज्यादा ग्रेड होगी कंक्रीट की, उतना ही स्टीप पोर्शन होगा, उतना ही स्टीप पोर्शन होगा इनिशियल हमारे कर्व का। क्लियर चीज? सो हायर इज द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, स्टीपर इज द इनिशियल पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एंड शार्पर इज द पीक वैल्यू। जो पीक होगी वो और ज्यादा शार्प हो जाएगी। क्लियर है? एंड लेसर इज द फेलियर स्ट्रेन। तो लेट अस सपोज ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट ज्यादा है, अगर मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट को घटाता जाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो कर्व है उसकी शार्पनेस क्या होती जाएगी या स्टीपनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जो पीक वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी और जो फेलियर पे स्ट्रेन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अभी मैंने जो कर्व बना के दिखा रखा है, लेट अस सपोज वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का है। अगर मैं स्ट्रेंथ को घटा दूं, तो अगर मैं स्ट्रेंथ को घटा दूं, आपको कर्व कुछ इस तरीके से मिलेगी। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द कर्व टू बी समवॉट लाइक दिस। तो आपको कर्व इस तरीके से मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज फॉर हायर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दिस इज फॉर लोअर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फॉर लोअर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहां से हमारी बात समझ में आ जाती है। अब क्या बात समझ में आ रही है कि अगर कंक्रीट की ग्रेड ज्यादा हो, जो इनिशियल पोर्शन है वो ज्यादा स्टीप होता है, जो हमारी पीक होती है वो ज्यादा शार्प होती है, और जो फेलियर पे स्ट्रेन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपको दोनों कर्व से दिख रहा है, इट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम बोथ द कर्व। क्लियर है? लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए जो कर्व है वो रिलेटिवली फ्लैट होती है, इट इज रिलेटिवली फ्लैट, और फेलियर पे स्ट्रेन क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। एट द फेलियर द स्ट्रेन कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। ये दोनों बातें हमें इस कर्व से मिल रही है। as time increases long term value of E increases, long term E increases। बेटा long term E कैसे increase कर जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे हमारा जो क्रीप कोफिशिएंट है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होती चली जाएगी। तो as time increases, long term modulus of elasticity decreases, it does not increases। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होती जाती है। E increases as the creep strain decreases, creep strain decreases, but in graph creep strain increases, but in graph creep strain increases with this time। why this ambiguity sir? संजीव अपना जो स्टेटमेंट है उसको दोबारा सोचना और समझना, दोबारा मेंशन करना क्या बोल रहे हो। शार्पर पीक सर, मैक्सिमम स्ट्रेस 0.002 पे ही होगा। हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेस 0.002 के आसपास ही निकल के आता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस इज अटेन्ड एट स्ट्रेन ऑफ 0.002। अप्रोक्सीमेटली बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 0.002 पे मिलेगा। तो ये वैल्यू भी जो दिख रही है आपको पीक 0.002 के आसपास ही मिल रही है। हायर स्ट्रेंथ में स्ट्रेन 0.003 और लोअर में 0.005। हाँ, हायर के अंदर, अब हायर के अंदर लोअर वैल्यू होगी फ्रैक्चर स्ट्रेन की, लोअर के अंदर हायर वैल्यू होगी। ये एग्जैक्ट वैल्यूज मत पढ़ लेना, ये सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हायर के अंदर फेलियर पे स्ट्रेन छोटा होगा, लोअर स्ट्रेंथ के अंदर फेलियर पे स्ट्रेन ज्यादा होगा। मैंने आपको क्योंकि रेंज बतानी थी, रेंज मैंने 0.003 से लेके 0.005 ले ली है, तो वैल्यूज हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो दूसरे वाले के अंदर भी जब मैं मैक्सिमम स्ट्रेस पे स्ट्रेन निकालूंगा 0.002 के आसपास ही निकल के आएगा। हाउएवर डायग्राम मेरा स्केल पे नहीं है क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं। आई एम शोइंग द डायग्राम विद द फ्री हैंड। तो उस चीज को दिमाग में रखना कि ये डायग्राम फ्री हैंड से बन रहे हैं, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम्स। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब हमारे स्ट्रेस की वैल्यू 0.7 से लेके 0.9 टाइम्स
ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस पे पहुंच जाती है, हमारे कंक्रीट में माइक्रो क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन अवर कंक्रीट डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो क्रैक स्टार्ट्स। जैसे ही माइक्रो क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या होता है, व्हाट हैपेंस, जैसे माइक्रो क्रैक डेवलप होते हैं, कल भी बताया था आपको, व्हाट हैपेंस, ड्यू टू विच स्ट्रेस स्टार्ट टू रिड्यूस विद इंक्रीज इन द स्ट्रेन। स्ट्रेन बढ़ने लग जाती है पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस डिक्रीजेस, और पॉइजन रेशियो भी बढ़ने लग जाता है, पॉइजन रेशियो आल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी। अब ये सारी जानकारी ध्यान रखनी है आपको, किसके लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए। दिस एंटायर इन्फॉर्मेशन इज टू बी टेकन प्रॉपर केयर फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विच इज द रेफरेंस टू यूज फॉर आरसीसी, जो भी आपने कॉलेज में यूज कर रखी है, वॉट एवर यू हैव यूज फॉर कॉलेज। यानी सर ब्रिटलनेस ग्रेड बढ़ने पर इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही बात है शुभम शिवहरे, एब्सोल्युटली करेक्ट बात बोली आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट यू हैव गिवन। क्लियर है यहां तक की कहानी, और कोई पॉइंट रिपीट करना हो। लो ग्रेड ऑफ स्ट्रेंथ कंक्रीट शोज मोर डिफॉर्मेशन, हाँ लो ग्रेड के अंदर आपको फेलियर पे स्ट्रेन ज्यादा मिलेगा। 0.003 0.005 क्या है, फेलियर पे स्ट्रेन की वैल्यू है, तो कंक्रीट के फेलियर पे स्ट्रेन 0.003 से लेके 0.005 के बीच में वेरी करता है, ये जानकारी दी थी मैंने आपको। दिस वाज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। क्लियर है, अब सारी बातें जो भी बताई हैं उसको मेंशन कर देता हूं, क्योंकि खूब सारी बातें बता दी है, अब इनको एक बार नोट कर लेता हूं, तो जब दोबारा सुनोगे लिखते हुए देखोगे तो वो चीज दिमाग में फिट बैठ जाएगी आपके। तो पहला पॉइंट क्या लिखा था, पहला पॉइंट ये बताया था आपको, पहला पॉइंट ये बताया था जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है, सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट अंडर यूनिएक्सियल कंप्रेशन, under uniaxial compression, under uniaxial compression is somewhat linear, is somewhat linear in very early phase, in very early phase, in very early phase of loading। और नॉन लीनियरिटी कब स्टार्ट होती है, and non-linearity starts when stress level exceeds 1/3 to 1/2 times of maximum stress। तो पहली जानकारी तो आपको ये दी थी, दिस वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। क्लियर है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी थी, द मैक्सिमम स्ट्रेस इज रीच्ड, the maximum stress is reached at a strain of approximately 0.002। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लॉन्ग टर्म ई शॉर्ट टर्म ई अपॉन 1 प्लस थीटा, थीटा डिक्रीजेस विद टाइम, सो लॉन्ग टर्म ई इंक्रीजेस ना, हाँ बिल्कुल सही बात बोली, अब आप अपने सवाल सही बोली है, नाउ योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो संजीव कुमार अब आपने बात सही बोली है बिल्कुल। सो दिस वॉज द सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी थी, अब आगे जो डाउट है वो पूछो संजीव, अब आपने स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली है। नेक्स्ट, फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, for all grades of concrete, strain at failure is in range of 0.003 से लेके 0.005। ये मैंने पीछे आपको कर्व में भी बना के दिखा दिया, जैसा I've shown in the form of a curve। फिर अगली जानकारी क्या दी थी आपको, अगली जानकारी दी थी the higher is the grade of concrete, the higher is the grade of concrete। अगर कंक्रीट की ग्रेड ज्यादा होती है, कर्व क्या हो जाती है, स्टीप हो जाती है। steeper is the curve in the initial region, initial portion, steeper is the curve in the initial portion, initial portion में कर्व क्या हो जाती है, स्टीपर हो जाती है, और जो हमारा पीक होता है वो क्या होता है, शार्पर होता है, एंड द पीक इज शार्पर
and the peak is sharper and failure strain is less, and failure strain is less, और failure strain क्या होता है, कम होता है। ये जानकारी दी थी मैंने आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते क्या? नहीं, डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता मैं, क्योंकि मेरा मानना है पढ़ने वाला तो कैसे भी पढ़ लेता है। डिजिटल बोर्ड पे अलग ज्ञान थोड़ी ना आएगा, तब भी मैं ऐसे ही बोलूंगा, तब भी आप ऐसे ही रहोगे। तो चाहे जैसे मर्जी पढ़ाओ, पढ़ाने वाला भी वैसा ही है, पढ़ने वाला भी वैसा ही है, तब भी यही फालतू के मैसेज करते रहोगे। तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तब मैसेज करना बंद कर दोगे क्या? तब भी तो फालतू के मैसेज करोगे, फालतू के डाउट पूछोगे, तो सेम चीज चलती रहेगी। तो सर लॉन्ग टर्म ई इंक्रीजेस विद टाइम, लॉन्ग टर्म ई theta decreases, long term E increases with time, so creep strain should decrease। बेटा creep strain modulus of elasticity के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। creep strain is not dependent upon modulus of elasticity, modulus of elasticity is dependent upon creep strain। तो इसमें से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ध्यान होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्रीप स्ट्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्रीप स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा था, अवर ग्राफ वाज रनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो कर्व हमें बस ये बता रहा था रेट ऑफ क्रीप स्ट्रेन कम होती जा रही है। क्रीप स्ट्रेन तो क्या कर रहा था, रेट ऑफ क्रीप स्ट्रेन क्या करती जा रही थी, कम होती जा रही थी टाइम के साथ। बस ये जानकारी दी थी उस कर्व में, क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा था, इट वाज रनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर लॉन्ग टर्म ई इंक्रीजेस with time, so creep strain should decrease। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपकी, this statement is incorrect। creep strain does not depend upon modulus of elasticity, modulus of elasticity is dependent upon the value of creep strain। creep strain किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो आपको अलग से बता दिया था, that I have discussed separately। चलो ये जानकारी हो गई हमारी। अगला पॉइंट क्या बताया था, what was the next point, कि अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होगा तो हमारी कर्व शार्पर होगी, जो पीक होगा वो शार्पर होगा, फेलियर स्ट्रेन कम निकल के आएगा। दिस वाज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। एक और इंफॉर्मेशन दी थी आपको, एक और इंफॉर्मेशन दी थी आपको कि जब हमारी स्ट्रेस की वैल्यू कितनी पहुंच जाती है, सो व्हेन स्ट्रेस वैल्यू reaches, when stress value reaches 0.7 to 0.9, ध्यान रखना ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है बहुत, of the maximum stress, when the stress value reaches 0.7 to 0.9 times of the maximum stress, internal microcracks are developed, internal microcracks are developed, internal microcracks are developed in the direction of loading, in the direction of loading। ये डेवलप हो जाते हैं कहां पर, in the direction of loading। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, so due to which, इसका इम्पैक्ट पड़ता है due to which, so due to which stress starts to reduce, stress starts to reduce with increase in strain, with increase in strain, and Poisson's ratio, and Poisson's ratio also starts increasing। ये जानकारी भी दे दी थी आपको, also starts increasing, so this information was also given to you। Sir, I want class notes, please tell me from where I can purchase it। बेटा परचेज करने की जरूरत नहीं है निलय कुमार, आप ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप में नोट्स वैसे मिल जाएंगे आपको। so there is no need to purchase the class notes। मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो आप, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करा दूंगा, ग्रुप पे सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, डायरेक्टली वहीं से उठा लो, तो कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है आपको। स्टीपर होने का रीजन रिपीट कर दीजिए, स्टीपर होने का रीजन ब्रिटलनेस बढ़ती जा रही है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ी, इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ी, स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड। प्लीज टॉक अबाउट पॉइजन रेशियो विल इंक्रीज, प्लीज टॉक अबाउट पॉइजन रेशियो विल इंक्रीज। वाह, अरे भैया जब स्ट्रेस पहुंच गया 0.7 टू 0.9 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस, माइक्रो क्रैक डेवलप हो गए, और कल बताया था जैसे ही क्रैक डेवलप हो जाएगा लोड कम लगाओगे आपको स्ट्रेन ज्यादा मिलेगी,
लोड कम लगेगा, स्ट्रेन क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो लेटरल स्ट्रेन क्या करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। जब लेटरल स्ट्रेन बढ़ने लग जाएगा, मेरी पॉइजन रेशियो बढ़ने लग जाएगी, तो पॉइजन रेशियो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो क्रैक डेवलप हुआ, सीधा इंपैक्ट है, कम लोड पे आपको डिफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी। एट लेसर लोड यू विल गेट मोर डिफॉर्मेशन। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ क्रैक, बिल्कुल सही बात है, हेल्पिंग हैंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नोट करके लिख रहा हूं मैं ये, अब जानकारी में नोट के फॉर्म में दे रहा हूं, नहीं है पिछले का, वरना ऐसा डाउट नहीं पूछता। कोई बात नहीं बेटा, पिछली वाली क्लास देख लेना। द वैल्यू ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, द वैल्यू ऑफ maximum compressive stress of concrete is taken as 0.85 times of compressive strength of cylinder। अब बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। क्या ध्यान से देखना है? प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर में जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कंक्रीट की, वो आपके टेस्ट के इक्विवेलेंट नहीं होगी। जो टेस्ट आप परफॉर्म करते हो क्यूब के ऊपर, उसके बराबर आपको स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगी। तो सारे लोग मुझे ये बताओगे, स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होगी एक्चुअल में, वो हमारे टेस्ट की स्ट्रेंथ से ज्यादा निकल के आएगी या कम निकल के आएगी? स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होगी एक्चुअल में, वो हमारे टेस्ट से जो स्ट्रेंथ निकल के आई उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी? उससे कम निकल के आएगी, क्योंकि टेस्ट करते हुए आपने आइडियल कंडीशन बना के रखी है। जब आप टेस्ट करते हो, यू मेक दी आइडियल कंडीशन। क्या आइडियल कंडीशन थी? आपने क्यूब बनाया, क्यूब को 3 लेयर में भरा, कॉम्पैक्शन करी प्रॉपरली, फिर उसको क्योरिंग करी, क्योरिंग करने के बाद लोड यूनिफॉर्मली लगाया, ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज किया। अब ये सारी आइडियल कंडीशन हमारे स्ट्रक्चर में नहीं होती है, ये सारी आइडियल कंडीशन हमारे स्ट्रक्चर में नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ निकल के आती है, वो हमारे टेस्ट रिजल्ट की स्ट्रेंथ से क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। तो हम कितनी मान के चलते हैं? हम मान के चलते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है वो 85% होती है उस स्ट्रेंथ का जो आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से निकल के आया, जो आपने सिलेंडर के ऊपर परफॉर्म किया, विच यू हैव परफॉर्म्ड ओवर द सिलेंडर। अब हमें यह भी पता है सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो क्यूब के कंपैरिजन में क्या होती है? सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो क्यूब के कंपैरिजन में क्या होती है? सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो क्यूब के कंपैरिजन में क्या निकल के आती है? कम निकल के आती है। कितनी होती है? हाउ मच? हमारी जो स्ट्रेंथ निकल के आती है सिलेंडर की, इट इज 0.8 टाइम्स द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्यूब। अब कम तो होती है, पर होती कितनी है? 0.8 टाइम्स होती है। इट कम्स आउट टू बी 0.85। और आपने जो स्ट्रेंथ मानी है स्ट्रक्चर की, इट इज 0.85 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर। 0.85 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर, इसमें वैल्यू डाल दो, 0.85 टाइम्स इंटू 0.8 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। जरा कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा ये कितना आ रहा है? व्हाट इज दिस वैल्यू कमिंग आउट? तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कितनी निकल के आएगी? स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कितनी निकल के आती है, जो हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं? जो हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, इट इज टेकन टू बी हाउ मच? 0.67। तो 0.67 स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। सो वी टेक दिस वैल्यू टू बी 0.67। 0.67 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, हम लोअर साइड पे लेके चलते हैं। क्लियर है? तो यहां से कंक्लूजन निकल के आ गया कि आप जब स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ की एनालिसिस करोगे, कितनी लेके चलोगे? 0.67 टाइम्स ऑफ एफसी के। तो लिख सकता हूं इसको मैं 0.67 टाइम्स ऑफ एफसी के। तो वो 0.67 कहां से आता है? यहां से निकल के आता है। इट कम्स फ्रॉम दिस कंसेप्ट। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर यहां तक की कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द फेलियर स्ट्रेन of concrete
the failure strain or concrete, the failure strain of concrete under compression is taken to be 0.002 and under flexure is taken to be 0.0035. अगेन अ स्टैंडर्ड थिंग, फिर से स्टैंडर्ड थिंग है. 0.85 वाला ऑब्जर्वेशनल है. हाँ शाहरुख खान, 0.85 वाला ऑब्जर्वेशनल है. 0.85 वाला ऑब्जर्वेशनल डाटा है. अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको ग्राफ के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं. जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, we'll try to understand this in the form of a curve. तो लेट सपोज ये हमारी कर्व है. दिस इज अवर कर्व. y एक्सिस पे हमारी स्ट्रेस और x एक्सिस पे हमारी स्ट्रेन. ऑन x एक्सिस वी हैव स्ट्रेन. तो स्ट्रेट लाइन बनानी है. ये लो हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन, ये हमारी तीसरी स्ट्रेट लाइन. जो फ्री हैंड से मैं बनाऊंगा उसको इग्नोर करना. वॉट एवर कर आई ड्रॉ वाया फ्री हैंड, इग्नोर दी कर्वेचर. उसका कर्वेचर इग्नोर कर देना. तो उसका कर्वेचर इग्नोर कर देना. हमारे क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी निकल के आती है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. तो फॉर क्यूब, तो ये कर्व हमारे क्यूब के लिए है. दिस कर्व इज बीइंग ड्रॉन फॉर क्यूब. तो ये कर्व मैंने आपको बना के दिखाया क्यूब के लिए. स्ट्रेट लाइन है? नहीं है स्ट्रेट लाइन. इसको एलिमिनेट कर दो. तो ये कर्व आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन. इरेजर से इरेज करो, इरेजर से इरेज करो, इरेजर से इरेज करो. ये स्ट्रेन है 0.002. कर्व कैसी है हमारी? 2 डिग्री पैराबोलिक, 2 डिग्री पैराबोलिक कर्व. तो ये कर्व हमारी 2 डिग्री पैराबोलिक कर्व है. और यहां से आपका आरसीसी बनना चालू हो जाएगा. फ्रॉम हेयर द डिस्कशन ऑफ द आरसीसी विल स्टार्ट. क्यूब के लिए जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आप लेके चलते हो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसी के. हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेंथ आती है उसको हम कितना मान के चलते हैं? हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेंथ आती है उसको हम कितना लेके चलते हैं? अभी पीछे कैलकुलेट करके दिया था. तो जो स्ट्रेंथ आपको स्ट्रक्चर में मिलेगी वो हम कितना लेके चलेंगे? द स्ट्रेंथ फॉर द स्ट्रक्चर विल बी टेकन टू बी हाउ मच? 0.67. एब्सोल्युटली करेक्ट. अरे सीधी लाइन बन जाए यार. बन गई सीधी लाइन. तो हमारे स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेंथ लेके चलते हैं वो निकल के आती है 0.67 एफसी के. तो ये हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है. एक तो ये लाइनें नहीं बनती यूट्यूब पे, प्लस में फटाफट बन जाती हैं. वहां के टूल्स अच्छे हैं. तो स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो है 0.67 एफसी के. तो ये स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रक्चर के अंदर है. दिस स्ट्रेंथ इज फॉर स्ट्रक्चर. स्ट्रेस को बगल में किया 0.67 एफसी के. दिस इज फॉर स्ट्रक्चर. ये कर्व हम लेके चलेंगे स्ट्रक्चर के लिए. तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ 0.67 एफसी के. अब डिजाइनिंग के लिए हम कितनी लेके चलते हैं? फॉर लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन we'll take the value to be 0.67 FCK डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो उसको हम डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से. So it is divided by factor of safety. इसको टेक्निकली बोला जाता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इसको टेक्निकली बोला जाता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आगे जब डिस्कशन होगी तब बता दूंगा मैं आपको. तो ये गामा कितना है हमारा? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है. तो हम इसको बोलते थे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो दिस इज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो हमारा जो टेस्ट था, हमारा जो स्ट्रक्चर था, हमारी डिजाइनिंग में हम कितनी स्ट्रेंथ मान के चलेंगे, इन सब की डिस्कशन मैंने आपको करके दे दी है. डिस्कशन ऑफ ऑल दिस आई हैव डन साइमल्टेनियसली. कर्व 0.002 तक पैराबोलिक लिया जाएगा डिजाइनिंग में. उसके बाद कैसा मान लेंगे? उसके बाद मान लेंगे हम स्ट्रेट लाइन. 0.67 क्यों नहीं किया जाता डिजाइन के लिए? क्योंकि डिजाइनिंग में हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ी जाती है. जब भी डिजाइनिंग करते हैं, आप थ्योरी में डिजाइनिंग करते हो, जैसा आपने कागज में कैलकुलेट किया एग्जैक्टली वैसा ही प्रैक्टिकली फील्ड में थोड़ी मिलेगा. तो प्रैक्टिकली फील्ड में अनसर्टेनिटीज को इन्वॉल्व करने के लिए उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई जाती है.
तो जो भी चीजें आप आइडियली मानते हो थ्योरी में, वैसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। जैसा हम ये मान के चलते हैं कि यूट्यूब के अंदर हम अच्छी तरह पढ़ाएंगे, ऐसा मानते हैं हम, अब देखो कहाँ पढ़ा पाते हैं, बीच में डाउट तो आ ही जाते हैं फालतू के। क्वालिटी कंट्रोल सर बताते तो है, थे ही क्वालिटी कंट्रोल सर, हाँ बिल्कुल सही बात है। अनसर्टेनिटी ड्यू टू लोडिंग, अनसर्टेनिटी ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल, दोनों चीजें इंक्लूड है। अनसर्टेनिटी लोडिंग की वजह से भी है, अनसर्टेनिटी क्वालिटी कंट्रोल की वजह से भी है। पैराबोलिक होता नहीं है, पैराबोलिक माना है भाई, पैराबोलिक होता नहीं है, पैराबोलिक माना है। मेंस बैच में भी यूट्यूब में है, हाँ मेंस बैच भी यूट्यूब के अंदर ही है। देखो सबसे बड़ी बात, मेंस बैच इज ऑल्सो ऑन यूट्यूब। तो ये पैराबोलिक है नहीं, पैराबोलिक माना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये नॉन लीनियर कर्व है। 0.67 डिजाइन के लिए क्यों नहीं लिया? क्योंकि डिजाइनिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई की जाती है। Because whenever we design, we include the uncertainty due to load, we include the uncertainty due to quality control. Hence, factor of safety is being applied. इसलिए factor of safety को apply किया जाता है। What if the micro cracks already exist in the concrete? अगर माइक्रो क्रैक पहले ही एग्जिस्ट करते हैं तो ये सारी कहानी पहले ही मिल जाएगी आपको। अभी डिस्कस किया हमने, ये सारी चीजें आइडियल कंडीशन के लिए किया है। दिस एंटायर स्टोरी इज बीइंग डिस्कस फॉर द आइडियल कंडीशन। तो पहले से ही क्रैक डेवलप्ड है तो पहले ही फेल कर जाएगा, इट विल फेल प्रायर टू दी एस्टिमेटेड लोडिंग। इसीलिए हमारे लोड में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी था, आपका सैंपल ही रिजेक्ट हो जाएगा, योर सैंपल विल बी रिजेक्टेड ऑफ। तो वो चीज हमने शुरू में डिस्कस कर रखी है, दैट वी हैव डिस्कस इन द स्टार्टिंग। चलो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। दिस वाज आवर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। ये भी एक प्रॉपर्टी थी हमारे कंक्रीट की। अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। नाउ विल स्विच टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, अब हम बात करेंगे श्रिंकेज की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द श्रिंकेज। तो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी रेफर्ड, तो अगली प्रॉपर्टी जो एनालाइज करनी है हमें वो है श्रिंकेज। So next of the property to be analyzed is termed as shrinkage. अब इसका मतलब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है। Meaning of the shrinkage according to me must be known to you. तो मोटा मोटा तो shrinkage का मतलब सबको पता ही होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में आपने देख रखा होगा या सुन रखा होगा कि श्रिंकेज क्या होती है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज श्रिंकेज। तो श्रिंकेज को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? हाउ द श्रिंकेज कैन बी डिफाइंड? श्रिंकेज को मैं बोलता हूँ द शॉर्टनिंग ऑफ द कंक्रीट, द शॉर्टनिंग ऑफ द कंक्रीट और शॉर्टनिंग इन द लेंथ ऑफ द कंक्रीट इज टर्म्ड एज व्हाट? तो शॉर्टनिंग इन द लेंथ ऑफ द मेंबर इज टर्म्ड एज श्रिंकेज। बिल्कुल सही बात है। कंक्रीट की लेंथ छोटी हो जाए टाइम के साथ, इसको हम क्या बोल देंगे? श्रिंकेज बोल देंगे। इसका मतलब क्रीप की तरह श्रिंकेज भी कैसा है? एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसका मतलब क्रीप की तरह श्रिंकेज भी क्या है? एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। इनफैक्ट क्रीप और श्रिंकेज एक साथ चल रहे होते हैं, क्रीप और श्रिंकेज एक साथ पैरेलली चल रहे होते हैं। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्रीप और श्रिंकेज को अलग अलग समझते हैं, पर प्रैक्टिकली ये दोनों प्रोसेस कंक्रीट में आपको साइमल्टेनियसली मिलेंगे। क्लियर है चीज? फर्क बस ये है, क्रीप से डिफॉर्मेशन बढ़ रही है, श्रिंकेज से क्या हो रहा है? श्रिंकेज से क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, डिफॉर्मेशन कम होती जा रही है, बस यही फर्क हो रहा है। तो वहां हमारा मटेरियल क्या कर रहा है? जब क्रीप आ रहा है मटेरियल में इलोंगेशन मिल रही है आपको, यहाँ पे मटेरियल क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हियर द मटेरियल इज कॉन्ट्रैक्टिंग। तो दोनों ही टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, दोनों ही टाइम के साथ चलते रहते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अलग अलग समझते हैं, हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अलग अलग समझते हैं। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? पर आपको ये ध्यान रखना है, जो श्रिंकेज स्ट्रेन है वो इंडिपेंडेंट होता है स्ट्रेस का। तो क्रीप स्ट्रेन डिपेंडेंट होता है स्ट्रेस के ऊपर, पर श्रिंकेज डिपेंडेंट नहीं होती स्ट्रेस के ऊपर। तो ये एक डिफरेंस है क्रीप और श्रिंकेज के अंदर। क्रीप इज डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेस इन कंक्रीट, बट श्रिंकेज इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेस इन कंक्रीट। श्रिंकेज रिवर्सिबल होती है, श्रिंकेज इज रिवर्सिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, पर क्रीप के अंदर जो रिकवरी होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम निकल के आती है। रिकवरी ऑफ द क्रीप इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। क्लियर है कहानी? सबसे इंपॉर्टेंट बात श्रिंकेज की,
डिजाइनिंग के लिए आप अल्टीमेट श्रिंकेज की वैल्यू 0.0003 मान सकते हो। डिजाइनिंग के लिए आप अल्टीमेट श्रिंकेज की वैल्यू कितनी मान सकते हो? 0.0003। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, डायरेक्टली ही विल आस्क द ऑब्जेक्टिव। जो रेट ऑफ श्रिंकेज होती है ये भी टाइम के साथ कम होती जाती है। द रेट ऑफ श्रिंकेज ऑल्सो रिड्यूसेस विद टाइम। जैसे एग्जाम्पल, 50% ऑफ द टोटल श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन 1 मंथ। जो भी टोटल श्रिंकेज होती है कंक्रीट में, उसका 50% एक महीने में निकल के आ जाता है और उसका 75% आपको 6 महीने में मिल जाएगा। तो जो भी टोटल श्रिंकेज होनी होती है उसका 50% आपको एक महीने में मिल जाएगा और उसका 75% आपको मिल जाएगा 6 महीने के अंदर। इसका मतलब जो रेट ऑफ श्रिंकेज है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। स्टैन लूसिफर और हेल्पिंग हैंड दोनों ने बिल्कुल सही बात बोली। 0.0003 mm/mm, एब्सोल्युटली करेक्ट। टाइम इंक्रीजेस, श्रिंकेज डिक्रीजेस। देखो शिवम कुशवाहा, आपने बिल्कुल गलत बात बोली है। शिवम, टाइम के बढ़ने के साथ श्रिंकेज बढ़ेगी, पर टाइम के बढ़ने के साथ श्रिंकेज के बढ़ने की रेट कम होगी। मैंने ये नहीं बोला है कि श्रिंकेज कम होगी, श्रिंकेज की रेट कम होगी। तो आपकी स्टेटमेंट गलत है शिवम। तो बातों को ध्यान से सुना करो। श्रिंकेज विल नॉट डिक्रीज विद टाइम, श्रिंकेज विल इंक्रीज विद टाइम, बट रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीजेस विद टाइम। फर्क है दोनों बातों के अंदर। क्लियर है? देखो बाकी सारे लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाकी जो सारे लोग हैं उन्होंने बिल्कुल सही बोला। श्रिंकेज का बढ़ना और रेट का बढ़ना या घटना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। ये शाहरुख खान ने क्या बात कही, दिल जीत लिया। तो शाहरुख खान मतलब इतनी भारी भारी बातें बोल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है ढंग से, तभी ऐसी हैवी हैवी बातें कर रहा है। चलो अच्छा है। चलो अभी तक जितनी बातें बताई हैं वो लिख देता हूं मैं। तो पहली चीज द shortening in the length of concrete, shortening in the length of member of concrete, length of member of concrete per unit length due to drying is termed as shrinkage। इसको हम श्रिंकेज बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज श्रिंकेज। तो पहली जानकारी तो ये दी थी। अगली जानकारी क्या दी थी? लाइक क्रीप, shrinkage is also time dependent process। ये भी टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। सो इट इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, shrinkage and creep are not independent process। ये independent process नहीं होते, are not independent process, but for sake of calculation के point of view से, but for sake of calculation they are understood separately। इन दोनों को हम अलग अलग समझते हैं। They are understood separately। Next point of reference, all the factors which affect creep also affect shrinkage। वो श्रिंकेज को भी अफेक्ट करते हैं। सर मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम श्रिंकेज गोज ऑन इंक्रीजिंग बट रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है रोहित छेदे, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली टेक्निकली, और अंग्रेजी भी बहुत मस्त लिखी है आपने, हुई है। चलो एक स्मार्ट बोर्ड लगा लो, मेड इजी, इतना कमाया होगा। बेटा पीछे लगा हुआ दिख तो रहा है। स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए तो बोल रहे थे, देखो पीछे लगा हुआ है। मतलब आंखें बंद करके लिख रहा है, टाइप भी आंखें बंद करके लिख रहा है।
ये टाइप तो आंखें बंद करके लिखे, कौन है ये? वेद कुमार। दिख नहीं रहा क्या पीछे स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ? लगाना जो था तो लगा रखा है बस। सब रात को भी नशा करके बैठ जाते हैं क्लास के अंदर। So all the factors which affects the creep also affects the shrinkage. जो सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्रीप को, वो श्रिंकेज को भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर डिजाइनिंग, इसको दिख नहीं रहा होगा ना। फॉर डिजाइनिंग ultimate shrinkage, for designing ultimate shrinkage strain, for designing ultimate shrinkage strain is taken to be 0.0002 mm per mm। डिजाइनिंग के लिए कितना ले लेंगे? डिजाइनिंग के लिए हम ले लेंगे 0.0003 mm per mm। क्लियर है पूरी कहानी? अगली जानकारी क्या दी थी आपको? रेट ऑफ श्रिंकेज टाइम के साथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन था रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीजेस विद टाइम। रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीजेस विद टाइम। रेट ऑफ श्रिंकेज बस देखने के लिए, तो तुमने ये तो बोला लगवाओ, तुमने ये थोड़ी बोला पढ़ाओ। तो देखने के लिए लगाया बस मैंने, भाई पढ़ाऊं तो उसमें जिसमें मेरी मर्जी होगी। तुम्हें तो मतलब किससे था कि पैसे कमाए हैं बोर्ड लगाओ, देखो पैसे कमाए हैं बोर्ड लगाया हुआ है। तुम्हें पढ़ने से थोड़ी मतलब था। पढ़ने से मतलब होता तो बकवास थोड़ी कर रहे होते। पढ़ने से मतलब हो रहा हो तो पढ़ रहे होते। तो भाई बोर्ड लगवाना था, बोर्ड लगा दिया। अरे भाई बोलने दो अगले को, अगले का मन कर रहा होगा, अगले का मन कर रहा होगा कि मैं बोर हो रहा हूं, हाँ किसको फिरकी दे के आऊं, तो फिरकी देने आ गया अपनी। सो रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीजेस विद टाइम। तो रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीज विद टाइम। तो अब आगे क्या बताया था? ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल श्रिंकेज, almost 50% of total shrinkage takes place in 1 month, and 75% of total shrinkage takes place in 6 months, takes place in 6 month। तो इससे जानकारी ये मिलती है कि रेट ऑफ श्रिंकेज टाइम के साथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीजेस विद टाइम। तो श्रिंकेज स्ट्रेन वाई एक्सिस पे है और टाइम हमारी एक्स एक्सिस पे है। सो टाइम इज बीइंग मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस। टाइम चल रहा है हमारा डेज के अंदर। सो टाइम इज इन डेज। अब जरा कर्व देखना और कर्व की स्लोप एनालाइज करना। सो दिस इज द कर्व, ये हमारी कर्व है। तो इस कर्व की स्लोप टाइम के साथ क्या होती जा रही है? इन कर्व की स्लोप टाइम के साथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। स्लोप रिड्यूस हो रही है। स्लोप रिड्यूस होने का मतलब क्या है? रेट ऑफ श्रिंकेज कम होता जा रहा है। पर वाई ऑर्डिनेट क्या कर रहा है टाइम के साथ? टाइम के साथ बढ़ रहा है। श्रिंकेज तो बढ़ रही है। श्रिंकेज इज इंक्रीजिंग विद टाइम बट रेट ऑफ श्रिंकेज इज डिक्रीजिंग विद। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला? वाई ऑर्डिनेट बढ़ रही है पर dy बाय dx क्या हो रही है? कम हो रही है। वाई ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? श्रिंकेज है। और dy बाय dx का मतलब क्या है? रेट ऑफ श्रिंकेज है। So it is rate of shrinkage. Slope got flattened with time. आदि गर्ग क्या मस्त। फ्लैटन की बस स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर है पर सही बात बोली आपने। स्लोप फ्लैट हो गई टाइम के साथ। एब्सोल्युटली करेक्ट।
y increases but dy by dt reduces. बिल्कुल सही बात है जयेश, एब्सोल्युटली करेक्ट। आज तो सब टेक्निकल बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? मतलब देखो सारे लड़कों की मतलब अंग्रेजी भी इम्प्रूव हो गई है, और अंग्रेजी तो बोल ही रहे हैं और साथ में टेक्निकली सही भी बोल रहे हैं। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। श्रिंकेज टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी क्या? बिल्कुल क्रीप डिपेंडेंट थी टेम्परेचर के ऊपर। बहुत तेज हो गए, हाँ तेज हो गए बहुत सब अब, पर ज्यादा तेज भी अच्छे नहीं होते, फिर सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए ना फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, shrinkage in concrete. Shrinkage in concrete is of following types. Is of following types. अब कितने तरह की श्रिंकेज होती है उसकी बात करते हैं। नाउ हाउ मेनी टाइम्स ऑफ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने तो अभी कंक्रीट के बारे में पढ़ाया है। कंक्रीट समझ में आ गया ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ भी पूछेगा नहीं वो आपसे, ही विल नॉट टॉक अबाउट कुछ भी। कंक्रीट के बारे में समझ आ गया, इट इज सफिशिएंट। ईएससी में एक क्वेश्चन था, ठीक है, हाँ बढ़िया है। चलो, तो श्रिंकेज इन कंक्रीट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। श्रिंकेज फॉलोइंग टाइप्स की है। अब कौन कौन सी टाइप्स आज बता देता हूँ, डिस्कशन में कल वाली क्लास में करूंगा, टाइम हो गया आज। तो प्लास्टिक श्रिंकेज, तो प्लास्टिक श्रिंकेज। नेक्स्ट ड्राइंग श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज। नेक्स्ट टाइप ऑफ श्रिंकेज इज ऑटोजेनस श्रिंकेज, autogenous shrinkage, and the last type of shrinkage is carbonation shrinkage. Last type of shrinkage is carbonation shrinkage. तो चार तरह की श्रिंकेज होती है कंक्रीट के अंदर। So there are four types of shrinkages which are available with us. फील्ड में काम आएगा, क्या चीज काम आएगी फील्ड में? किस चीज की बात कर रहे हो फील्ड में? बफरिंग हो रही है, अच्छी बात है, बफरिंग हो रही है, क्लास वैसे ही खत्म। बफरिंग। तो श्रिंकेज इन कंक्रीट इज ऑफ फोर टाइप्स। श्रिंकेज चार तरह की होती है, एक प्लास्टिक श्रिंकेज, एक ड्राइंग श्रिंकेज, एक ऑटोजेनस श्रिंकेज और एक कार्बोजेनस श्रिंकेज। अब कार्बोनेशन श्रिंकेज क्या है, बाकी श्रिंकेज क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सौरभ जोशी, हाउ टू डील विद फेलियर्स। फेलियर से कैसे डील करते हैं? देखो बेटा, मैं अभी यूपी में हूँ, मैं अभी यूपी में बैठा हूँ, फेलियर का नाम बदल दो, सक्सेस रख दो। फेलियर का नाम बदल के सक्सेस रख दो, बस, क्या दिक्कत है? आप भी माइंड हो, और क्या, मैं भी तो माइंड फ्रेश कर रहा हूं। श्रिंकेज ब्लीडिंग में क्या रिलेशनशिप है? ये देखो सब हंसने लग गए। जितनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी उतना ज्यादा श्रिंकेज होगा। मोर इज द ब्लीडिंग, मोर इज द श्रिंकेज। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चैट बहुत बंद हो सकता है, हाँ बिल्कुल, आपके उधर चैट बॉक्स के ऊपर क्रॉस का बटन होगा आपका, उसको दबा दो, बंद हो जाएगा। श्रिंकेज कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर स्ट्रेन। श्रिंकेज लीनियर स्ट्रेन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, पर लीनियर होती नहीं है। चलो हो गया, हो गया आज का। अब कल करते हैं चार तरह की श्रिंकेज। टुमारो विल डिस्कस अबाउट दी श्रिंकेज इन डिटेल, डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चारों के बारे में। हाँ, आज की आपकी कॉमेडी भी हो गई, आज की कंटेंट भी बता दिया, दोनों चीजें हो गई हैं।
चलिए, थैंक यू एवरीवन। मेंस का बैच कब से शुरू होगा? अरे भाई बता तो दिया, कल से चिल्ला रहे हैं 26 तारीख से शुरू होगा, 26 तारीख से शुरू होगा, 26 तारीख से शुरू होगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से एनवायरमेंट करेंगे हम। फ्रॉम मंडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनवायरमेंट। क्लास का टाइम इसी क्लास के बाद होगा। ये क्लास कब खत्म होती है हमारी? ये क्लास खत्म होती है 10 बजे, तो 10 बजे से मैं वो स्टार्ट कर दूंगा।